तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल यानी 7.4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग, एक धागा है जिसकी लंबाई हमें बताई गई है 2 मीटर। बज़ाहिर पढ़ के ये लगता है कि शायद ये हमें लेंथ दी गई है, लेकिन ये लेंथ नहीं है। मैं आगे पढ़ता हूँ तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा। यूज टू वाइल्ड 200 ग्राम स्टोन इन अ हॉरिजेंटल सर्किल, इसके साथ इस धागे के साथ एक स्टोन, एक पत्थर बांधा गया है जिस पत्थर का मास कितना बताया गया हमें 200 ग्राम। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें इस न्यूमेरिकल में यानी 7.4 में पता लगती है वो है इसका मास यानी स्टोन का मास, और वो है कितना है 200 ग्राम। एक हॉरिजेंटल सर्किल में इसको घुमाया जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। और जब ये हॉरिजेंटल सर्किल जनरेट करता है तो उसकी आगे स्पीड लिखी है सर्किल एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी से सर्किल में घूम रहा है ये 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। सवाल के आखिर में कहते हैं फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, यानी धागे में पैदा होने वाला खिंचाव पता करें या मालूम करें। तो देखें यहाँ पे जो वर्ड टेंशन है ये सिर्फ आपको टेंशन देने के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है जो हम अमूमी तौर पे समझ रहे होते हैं। टेंशन इन स्ट्रिंग का मतलब होता है धागे में पैदा होने वाला खिंचाव। जब आप एक धागे के साथ एक पत्थर को बांधेंगे और ऐसे करके घुमाएंगे तो किसकी वजह से पत्थर में धागे में खिंचाव पैदा हो रहा है? पत्थर की वजह से। टेंशन जो क्रिएट हो रही है वो किसकी वजह से पैदा हो रही है? पत्थर की वजह से। तो वो कौन सी फोर्स है जिसने पत्थर को सेंटर से दूर रखा हुआ है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक्चुअल में आपसे कंफ्यूज करने के लिए वर्ड टेंशन का यूज़ किया गया, लेकिन एक्चुअल में आपने मालूम क्या चीज़ करनी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि मैं अगर इसके क्वेश्चन मार्क को मिटा के इसके आगे FC लिखूं और फिर उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो ये वही बात होगी, यानी सेम बात है दोनों, ठीक है। अब मैं अगर सवाल देखता हूं तो सवाल में मुझे 3 चीज़ें नज़र आती हैं। FC नज़र आता है, M नज़र आता है और V नज़र आता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ मिसिंग है और वो क्या चीज़ है? रेडियस। तो सवाल के शुरू में जो चीज़ हमने मिस की थी या बीच में से स्किप की थी वो मैं दोबारा बताता हूँ। स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग, धागे की लंबाई 2 मीटर थी। धागे की लंबाई शुरू में पढ़ के लेंथ पता लग रही थी, लेकिन जब धागा 2 मीटर लंबा होगा, धागे के साथ पत्थर बंधा होगा और ऐसे घुमाया जाएगा तो ये 2 मीटर क्या बन जाएगा? इसका रेडियस बन जाएगा इसका, ठीक है, सर्किल का रेडियस। तो R गिवन था बेसिकली, जो हमने शुरू में छोड़ दिया था 2 मीटर के नाम से। 4 चीज़ें आ गई। इन चारों चीज़ों को मिला के जो फॉर्मूला हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो फॉर्मूला है FC = mv²/r। डेटा में कोई ऐसी चीज़ है जिसको चेंज करने की ज़रूरत हो हमें? ग्राम। मास को चेंज करने की ज़रूरत है 200 डिवाइडेड बाय 1000। क्या आंसर आ जाएगा? 0.2 kg। ये कन्वर्ट हो गया, और तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते हैं? डायरेक्ट सॉल्यूशन में वैल्यू पुट करते हैं। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है तो इसका रेफरेंस देते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है FC = mv²/r। FC की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है सवाल में? नहीं, मालूम करनी है। एक्चुअल में ये FC हमें T को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं साथ साथ इसके T भी लेके चलता हूँ। मास कितना है हमारे पास? 0.2 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 2 का स्क्वायर। R कितना है हमारे पास? अगेन 2। सॉल्व करते हैं। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। ज़रा मुझे सॉल्व करके इसका आंसर बताएं। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये आंसर आ जाएगा 0.4। और T यानी कि FC आपके पास 0.4 आ गया, और करके आप लिख दें T = 0.4। चूँकि ये भी एक फोर्स है लिहाजा इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? N यानी कि न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7.5, न्यूमेरिकल नंबर 7.5। क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉयज़। 2 बॉयज़ के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको मालूम करनी है, यानी क्या मालूम करना है? F, ठीक है। अब ये जो 2 बॉयज़ हैं या 2 लड़के हैं, आगे सवाल में कहा गया है ऑफ मासेस 50 kg एंड 40 kg रिस्पेक्टिवली। इन दोनों के जो मासेस हैं वो 50 kg और 40 kg है। तो 2 मासेस हैं, एक को हम क्या नाम देंगे? M1, और दूसरे को हम क्या नाम देंगे? M2 का नाम देंगे, ठीक है, 40 kg। सही है बेटा।
आगे कहते हैं अब सवाल में आपसे, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने ये मौजूद हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करनी है और दो मासेस गिवन है। तो पहली मरतबा इस चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं उसमें हम ग्रेविटेशनल फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसी से मालूम होती है ना। और ग्रेविटेशनल फार्मूला जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो है F = कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। इस फार्मूले के तहत m1 m2 r और g चार चीज़ें चाहिए होती हैं। m1 और m2 मौजूद है। कैपिटल G की वैल्यू हम सब जानते हैं कि कितनी होती है, 6.67 एक्सपोनेंट पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सही बेटा। आर का कहीं जिक्र मौजूद है इस सवाल में? ऐसी सिचुएशन में जब आपको किसी सवाल में आर ना गिवन हो, आप उसे अपनी मर्जी से 1 मीटर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आर को लिख लेते हैं क्या, 1 मीटर। वजह क्या होती है इसकी वो भी मैं बताता हूँ, किस रीज़न के तहत ये काम करते हैं। ये फार्मूला किसका है, कहाँ से आया था ये फार्मूला? ये फार्मूला कहाँ यूज़ हुआ था? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में। तो जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में F = कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ये फार्मूला हमने लिखा और लिखने के बाद इसे अप्लाई करना है। तो इसे अप्लाई करने के लिए जो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, कैपिटल G की वैल्यू मैंने लिख दी ऊपर, वो है 6.67 एक्सपोनेंट पावर -11। m1 हमारे पास कितना है, 50, और m2 हमारे पास कितना है, 40। r को हमने लिया है 1 और 1 का ले लिया हमने स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर लेने से 1 ही रहता है, चेंजिंग नहीं होती। 1 डिनोमिनेटर के तौर पर है तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हटा देंगे। सिंपली हमने ये 3 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं उसी रूल के तहत कि हमने एक्सपोनेंट पावर छोड़ देनी है। सीधा सीधा सा 6.67, 50 और 40, ये 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। F = 6.67 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 40, और 40 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 13,340। और हमने एक्सपोनेंट पावर क्योंकि बीच में से स्किप की थी, लिहाजा इस पावर को हम यहाँ पर बराबर में प्लेस कर देते हैं -11 के साथ। अच्छा, एक मसला अमूमी तौर पे स्टूडेंट्स की तरफ से रेज़ किया जाता है, वो मैं यहीं पे क्लियर कर दूँ। जब आप पेपर दे रहे होंगे तो उस वक्त आपके सामने बुक मौजूद नहीं होगी, इसलिए आपको ये भी नहीं पता होगा कि आंसर आना क्या है। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम बुक वाला आंसर लेकर आएँ। तो बुक वाले आंसर को अगर हम देखते हैं तो बुक वाले आंसर ये नहीं है, बल्कि उसमें पावर डिफरेंट है। असल में एक स्टैंडर्ड सीख लें आंसर को लिखने का, और वो स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड ये है कि एक्सपोनेंट पावर उस वक्त यूज़ होती है किसी भी चीज़ को लिखने के लिए जब नंबर बहुत छोटा हो या नंबर बहुत बड़ा हो। अब ये पावर क्या बता रही है? नंबर बहुत छोटा है, लेकिन वैल्यू ये बता रही है नंबर बहुत बड़ा है। तो ये चीज़ें मैच नहीं कर रही दोनों एक दूसरे से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 13340 इनमें पॉइंट कहाँ है, तो आप क्या जवाब देंगे मुझे? यहाँ पर पॉइंट मौजूद है 0 के बाद। ठीक है, यस, यहाँ पे पॉइंट कहाँ पर है? 0 के बाद। जब किसी जगह पॉइंट नहीं होता तो वो आखिरी नंबर के बाद होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को उठाते हैं और उठाने के बाद इसको उठा के लेकर आ जाते हैं 13 के बाद। तो 13 पॉइंट, बड़ा सा पॉइंट बना देता हूँ मैं, 340। पॉइंट कितने डिजिट आगे आया है, सॉरी पीछे आया है? जितने डिजिट पॉइंट पीछे जाता है हम उतने नंबर पावर में ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास पावर पहले कितनी थी? -11, इसमें ऐड हो जाएगा 3। नहीं बेटा, ऐड होगा 13.34 एक्सपोनेंट पावर, क्या आंसर आ जाएगा? माइनस का, बल्कि -7 नहीं होगा, पावर हमने 3 डिजिट पीछे की। 1 मिनट, हमें पावर को 4 डिजिट पीछे लेकर आना है। 1.33 होगा। फोर डिजिट पीछे आया है, तो अब आएगी -7 पावर। सही है।
अब -7 पावर आ जाएगी, और चूंकि हमने ये फोर्स मालूम की है तो n। अब ये एक स्टैंडर्ड रूल आपने याद रखना है। वो स्टैंडर्ड रूल क्या है मैं बता रहा हूँ कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें पॉइंट कितने डिजिट पीछे लाना है। तो देखो, अगर नंबर बहुत छोटा हो तो आपने सिंपली क्या करना होगा, आपने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लिख देना है। नंबर अगर बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो, आप अपने लिए एक रूल सेट कर लें कि आपने हमेशा पॉइंट कहाँ लगाना होगा, सिर्फ 1 डिजिट के बाद। इस रूल को जहन में रखें और भूल जाएं पेपर में कि बुक में क्या आंसर आ रहा था। आपका आंसर कभी भी कटेगा नहीं, गलत नहीं होगा।